हाय दोस्तों, कैसे हैं। मैं मोहम्मद मुख्तार आपका मैं अपने यूट्यूब चैनल सुगम संगम पर स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, आज हम भारत के भूगोल की अगली कड़ी, हम भारत की प्रमुख मृदा वन और पर्वतीय मृदा पे आज हम विस्तार से बात करने वाले हैं। दोस्तों, जैसा कि आप हर प्रकार के पिछले हम 5 वीडियो लगभग भारत की प्रमुख मृदा, हर एक मृदा पे हम एक वीडियो अपलोड किए हैं, आपने देखा भी होगा और उम्मीद है कि आप लाभान्वित हुए होंगे। उसी कड़ी में आज हम वन और पर्वतीय मृदा पे विस्तार से बात करने वाले हैं विथ मैप के सहारे भी हम समझने वाले हैं, ताकि आपको रटने की जरूरत न पड़े, बिना रटे आराम से आपको याद हो जाए। परीक्षा के दृष्टिकोण से जो जो भी महत्वपूर्ण पहलू है उन सारे को हम टच करने वाले हैं और आपको बिना रटे याद कराने वाले हैं। तो आइए वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, आपको कुछ राय देनी है तो कमेंट कीजिए, और दोस्तों अगर पसंद आता है और लगे कि इनको दोस्तों में भी शेयर करना है तो जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके अपने साथियों में शेयर कीजिए, क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूं कि जितना जल्दी ये परिवार बड़ा होगा उतना जल्दी लोगों को ज्यादा फायदा होगा, उतने ज्यादा कमेंट आएंगे, उतने ज्यादा लाइक आएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप एक हेडिंग में देख पा रहे हैं भारत की वन मृदा और पर्वतीय मृदा। आप समझ पा रहे होंगे कि दोस्तों हेडिंग देखने से ही लग रहा होगा कि ये दो प्रकार की मृदा है। तो पहले आप माइंड को सेट कर लीजिए कि ये दोनों एक ही मिट्टी का नाम है, दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू। अब एक ही सिक्के के दो पहलू कहने से क्लियर हो जा रहा है कि दोनों एक भी नहीं है और दोनों अलग भी नहीं है। क्लियर? तो हम एक एक करके, क्योंकि परीक्षा का पैटर्न बदलता जा रहा है, परीक्षा में प्रश्न पूछने का दायरा असीमित होता जा रहा है, तो हम उन सारे संभावनाओं को, उन सारी दुविधाओं को आज हम इस मिट्टी से रिलेटेड कवर करने वाले हैं। तो आइए एक एक करके देखते हैं। तो पहले क्लियर हो गया, भारत की वन मृदा और पर्वतीय मृदा ये दो नहीं एक ही प्रकार की मृदा है। कहीं पे आपको फॉरेस्ट सॉइल और कहीं पे माउंटेन सॉइल पूछते क्या, घबराना नहीं है दोस्तों। लेकिन इन दोनों में कुछ मूलभूत अंतर है, कुछ मूलभूत परेशानियां हैं जिसकी वजह से हम कंफ्यूज हो जाते हैं, उन सारे को हम कवर करेंगे। तो आइए एक एक करके हम पढ़ते हैं। तो पहले हम इस वन मृदा को लेते हैं, ठीक है दोस्तों। उससे हम देखते हैं कि क्या क्या अंतर बनता है। वन मृदा, उसको क्या हम कहेंगे दोस्तों? फॉरेस्ट सॉइल। ध्यान से सुनिएगा कि ये दोनों मृदा जो है, एक चीज तो माइंड में सेट कर लीजिए, भारत के हिमालयी इलाकों में, जो हिमालय के पर्वत हैं उन इलाकों में इस मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। तो आपके जहन में आ जाना चाहिए कि भारत में हिमालय का कौन कौन सा इलाका है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हमने भारत के भूगोल की कड़ी में ही हमने हिमालय के संबंध में संपूर्ण वीडियो अपलोड किया है। उनके हर तरह के जो जो भी प्रश्न बनते हैं उन सारे को हमने बताने का प्रयास किया, वो हिमालय के नाम से है, आप देख सकते हैं। तो हिमालय कहने से क्लियर हो जा रहा है कि भारत के उत्तरी हिस्से में, ठीक है, भारत के जो उत्तरी राज्य है उसमें इस मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। अब उसी कड़ी में अब हम देखते हैं वन मृदा। तो दोस्तों इसमें घबराने की जरूरत नहीं, एंजॉय करते हुए पढ़ना है, देखिएगा, आपको रटने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। इस मृदा के नाम में जुड़ा हुआ है वन, तो जहन में आ जाना चाहिए कि इस मिट्टी का विस्तार जो है वो वन वाले इलाके में होगा, या जिस इलाके में ये मिट्टी पाया जाता है उस इलाके में वन का विस्तार ज्यादा पाया जाता होगा। अब वन कहने से आप ये मत समझ लीजिए भारत में जहां जहां वन है वहां पर इस मिट्टी का विस्तार पाया जाएगा, नहीं। मैंने बताया कि इस मिट्टी का विस्तार भारत के हिमालय के जो पर्वत है उनमें पाया जाता है। तो क्लियर है, पर्वतीय इलाके में, जो हिमालय का पर्वतीय इलाका है वहां पर जो जो वन पाया जाता है उस वन वाले एरिया में इस मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। तो अगर आपको यह बताने के लिए कहा जाए कि इस मिट्टी का विस्तार कहां पाया जाता है, तो एक लाइन में या फिर कहें एक वाक्य में आपका इस तरह का जवाब हो जाएगा, हिमालय के शंकुधारी वन में। अब यह महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों कि वन मृदा का विस्तार भारत में हिमालय के जो अंतर्गत शंकुधारी वन है। अब हिमालयी इलाकों में जो वन पाया जाता है उसको कौन सा वन कहा जाता है? शंकुधारी वन। क्लियर है? शंकुधारी वन में इस मृदा का विस्तार पाया जाता है। एक नंबर का प्रश्न सॉल्व हो गया। वन मृदा का विस्तार हिमालय के किस एरिया में पाया जाता है?
तो शंकुधारी वन में, वन तो है ही लेकिन कौन सा वन, शंकुधारी वन में इस मृदा का विस्तार पाया जाता है। इसके अलावा और क्या है कि इस शंकुधारी वन या फिर इस वन मृदा का विस्तार जो है कहाँ कहाँ पाया जाता है ये हम देख लेते हैं। अब शंकुधारी वन जानने से जो है कि काम नहीं चलेगा, इसमें और थोड़ी आपको जानकारी बढ़ानी होगी कि हिमालय का जो वो ऊंचाई वाला एरिया है 3000 मीटर से 3100 मीटर की ऊंचाई के बीच शंकुधारी वन का विस्तार पाया जाता है। अब देखिए यहाँ पे प्रश्न कितना उठता है, आप पढ़ रहे हैं वन मृदा, इससे क्लियर हो जा रहा है शंकुधारी वन। अब देखिए परीक्षा में प्रश्न कैसे पूछता है कि भारत में शंकुधारी वन का विस्तार हिमालय के किन ऊंचाइयों में पाया जाता है, तो आपका जवाब क्या होगा, 3000 मीटर से 3100 मीटर के बीच जो है वो समुद्र तल से ऊंचाई की बात हो रही है। 3000 मीटर से 3100 मीटर की ऊंचाई के बीच शंकुधारी वन पाया जाता है और इस शंकुधारी वन में वन मृदा पाया जाता है। तो वन मृदा हिमालय के किन ऊंचाइयों में पाया जाता है, 3000 मीटर से 3100 मीटर की ऊंचाई के बीच। अब आप इन दोनों वाक्यों को, जो अर्ध वाक्य है, इन दोनों वाक्यों को मिलाइए कि वन मृदा का विस्तार भारत में कहां पाया जाता है। तो इसका जवाब अगर आप दोनों को जोड़ेंगे तो हिमालय के 3000 मीटर से 3100 मीटर के बीच स्थित शंकुधारी वन में जिस मृदा का क्षेत्र पाया जाता है उसको वन मृदा कहा जाता है। ये हो गया इनकी अवस्थिति या फिर स्थिति, जो भी कहिए, आपके माइंड में ये बातें सेट हो जानी चाहिए। एक दो बार रिपीट कीजिए, वन मृदा भारत में कहां पाया जाता है। हिमालय के 3000 मीटर से 3100 मीटर की ऊंचाई के बीच शंकुधारी वन में वन मृदा का विस्तार पाया जाता है। एक दो बार रिपीट करेंगे, आराम से याद हो जाएगा, माइंड में सेट हो जाएगा डीवीडी की तरह। क्लियर? आप एक दो बार रिपीट कीजिए, आराम से याद हो जाएगा और माइंड में बिल्कुल प्रेशर नहीं देना। अब और क्या जानना है, ये तो हो गया विस्तार। अब इसमें अप्रत्यक्ष रूप से आपको जानना है, चूंकि इस मिट्टी का विस्तार कहां पे है, वन वाले इलाके में। यहां पे होता क्या है कि ये मिट्टी जो है पूरी तरह वनों से घिरा होता है, जहां पर सूर्य का प्रकाश बहुत कम पहुंच पाता है या नहीं के बराबर पहुंच पाता है, क्योंकि उसमें वनस्पति पूरे घने रूप से पाया जाता है। अब होता क्या है, देखिए आप कहानी की तरह समझते जाइए, बहुत से प्रश्न इससे सोल्व होते जाएंगे। इसमें वनस्पतियों का विस्तार पाया जाता है, इसमें वन पूरी तरह से पाया जाता है। इस वजह से क्या होता है कि उस पेड़ पौधे से जो पत्तियां टूटती है वो टूट कर कहां जाएगी, जमीन पर ही तो गिरेगी। तो एक चीज इसमें यह पाया जाता है, वन मृदा जो है, ये वन मिट्टी जो है पूरी तरह से पत्तियों से ढका होता है। प्रश्न इस तरह भी पूछ देगा कि भारत की वह कौन सी मिट्टी है जो हमेशा पेड़ पौधों की पत्तियों से ही ढका रहता है, चाहे वो पेड़ पौधे की पत्ती हो, पेड़ में लगा हुआ पत्ती हो, या टूट के गिरे हुए सूखे पत्तियों से ढका हुआ हो। फिलहाल दोनों कुछ भी हो सकता है कि पेड़ पौधों की पत्तियों से ढका हुआ मृदा होता है। इसमें क्या हो गई, ये भी जानना जरूरी है आपके लिए। यह क्या पाया जाता है इसमें, पेड़ पौधों की पत्तियों से ढका रहता है। इस मृदा की खासियत क्या होती है कि वो पेड़ पौधों की, वनस्पतियों की जो है कि पत्तियों से वो बिल्कुल ढका हुआ रहता है। अब और क्या होता है, जब ये पेड़ पत्तियों से पेड़ पौधों की पत्तियों से ये ढका रहता है पूरी तरह से, और वह जब सूखता है, पत्ते टूट कर गिरा है तो वो सूखेगा ही, सूखता है तो वो उसी मिट्टी में मिल जाता है, परत दर परत जमता जाता है। तो इस वजह से इस मिट्टी का कलर जो है वह काला हो जाता है। क्लियर? स्पष्ट हो गया इस मिट्टी का कलर काला क्यों होता है, क्योंकि वो पेड़ जो ये पत्तियां हैं उनके गलने से, सड़ने से जो है कि इस पर एक परत सी बनती जाती है। इस वजह से इस मिट्टी का जो है कि कलर जो है वह
काला हो जाता है। अब यहीं तक नहीं रुकना है, पहला तो अब ये क्लियर हो गया इसका रंग कैसा होता है, प्रश्न पूछ सकता है दोस्तों, इसलिए इसको ध्यान में रखना है। रंग को जानते हुए हमको दो भागों में इसको बांटना है कि वो रंग काला ही क्यों होता है। ऊपरी भाग जानना है और नीचे की ओर। ऊपरी भाग में क्या होता है कि पेड़ पत्तियां सड़ती गलती है, उससे परत बनती जाती है, और इस वजह से इस भाग में, ऊपरी भाग में जो उसका कलर हो जाता है वन मृदा का, वो काला दिखने लगता है। क्लियर? काला दिखने लगता है, लेकिन वो अंदर की ओर, चूंकि ये परत तो ऊपर की ओर बना है, लेकिन नीचे की ओर ऐसा नहीं है। वो नीचे की ओर जो है इसका कलर काला नहीं होता है, बल्कि उसका कलर हो जाता है, चेंज हो जाता है, और वो भूरा कलर का होने लगता है। ठीक है दोस्तों, कैसा होने लगता है? भूरा कलर का होने लगता है, लेकिन भूरा में भी वो धूसर कलर का होता है। धूसर, भूरा या धूसर लाल कलर, जो भी आए ऑप्शन में आपको मार देना है, चाहे वो धूसर भूरा कलर बोल दे या धूसर लाल कलर बोल दे। तो आपसे अगर प्रश्न पूछ देगा तो वन मृदा का रंग कैसा होता है, तो वन मृदा का रंग आप दो स्थितियों में बताएंगे। ऊपरी भाग में उसका कलर काला होता है, वो क्यों होता है समझ पा रहे हैं, और निचले भाग में जैसे जैसे आप नीचे जाते हैं उसका कलर धूसर भूरा या धूसर लाल होने लगता है। एक चीज और जानना है कि इन पत्तियों के सड़ने गलने से इसमें ह्यूमस की मात्रा ज्यादा बढ़ जाती है। काला कलर तो है, लेकिन इसमें ह्यूमस की मात्रा ज्यादा बढ़ जाती है, जिस वजह से क्या होता है कि इस मिट्टी में जो है पोषक तत्व की मात्रा बहुत ज्यादा हो जाती है। पोषक तत्व की मात्रा भरपूर हो जाती है, भरपूर हो जाती है। लेकिन पोषक तत्व की मात्रा भरपूर होने से ही काम नहीं चलेगा। ये दोनों मृदा, चूंकि ये क्या है, पर्वतीय भागों में ये मृदा पाई जाती है, तो पर्वतीय भागों में नाम से ही स्पष्ट है कि ये मृदा पूरी तरह ना सही, लेकिन ये अनुर्वर मृदा होता है। इसमें पूरी तरह से या फिर क्या इच्छा के अनुकूल या जरूरत के अनुकूल फसल का उत्पादन नहीं हो पाता है। तो इस मिट्टी की खासियत क्या है? इस मिट्टी की खासियत ये कम उपजाऊ मृदा होती है। ठीक है, कम उपजाऊ मृदा होती है। क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब होता क्या है कि इसमें जैसे रंग हो गया, इसकी स्थिति हो गई, अब हम जानने का प्रयास करते हैं, और वो है कि जैसे पूछ दे कि इसकी प्रकृति कैसी होती है, इसकी प्रकृति कैसी होती है। तो जान लीजिए दोस्तों, चाहे वन मृदा हो या पर्वतीय मृदा हो, दोनों की प्रकृति अम्लीय हो जाती है। तो आपसे अगर वन मृदा की बात करें तो वन मृदा की प्रकृति कैसी हो जाती है? अम्लीय हो जाती है, अम्लीय। और जब अम्लीय होगा, मृदा में अम्ल की मात्रा ज्यादा होगी, तो भाई फसल का उत्पादन होगा। ये चीजें हम जो है कि एक वीडियो इस पर अम्लीयता के आधार पर जो मृदा का वर्गीकरण किया गया है, उस पर हमने स्पेशल एक वीडियो बनाया हुआ, इसलिए यहां हमको ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। अम्लीय जब हो गया तो उसकी उर्वरा शक्ति कम हो जाती है। अब अम्लीय होता है, इसमें होता क्या कि इस मृदा में सिर्फ अम्लीय अगर पूछ दे कि इसकी प्रकृति कैसी होती है, अम्लीय होती है, क्षारीय होती है, जो है उदासीन होती है, तो आपको सीधा बता देना है कि इसकी प्रकृति अम्लीय होती है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, अब इसमें देखो कि अम्लीय है तो इसमें कम क्या पाया जाएगा। ठीक है, अब इसमें कमी किस चीज की पाई जाएगी, ये भी प्रश्न बनता है। कमी, इसमें किस तत्वों की कमी पाई जाती है? तो इसका जवाब है कि दोस्तों इस वन मृदा में पोटाश, फास्फोरस और चूना की कमी इसमें विशेष रूप से पाई जाती है। अब आप कहेंगे कि जब ये कम उपजाऊ मृदा है, पूरी तरह तो अनुर्वर नहीं कर सकते, अम्लीय है, इसका सुधार तो किया जा सकता है, तो इसमें उपजाऊ किसकी होती है? प्रश्न इस तरह पूछ सकता है कि इस मिट्टी में उत्पादन किन किन फसलों का होता है।
तो इसमें उत्पादन से भी हमको जान लेना है दोस्तों कि इस मिट्टी में उत्पादन किनका किनका होता है। तो जान लीजिए दोस्तों, इसमें मुख्य रूप से उत्पादन जो होता है वो चाय का होगा, कपास का होगा, चाय का होगा, कहवा का होगा, गेहूं, चावल, इस तरह के फसलों का इसमें उत्पादन होता है। तो मुख्य रूप से जान लीजिए इसमें जो उत्पादन होता है चाय है, कहवा है, चावल, गेहूं इत्यादि फसलों की इसमें खेती होती है। तो ये है दोस्तों वन मृदा और उससे उभर कर आने वाले प्रमुख प्रश्न। ये हो गया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम पर्वतीय मृदा और उसके बाद और भी जो टॉपिक है सम्मिलित रूप से उनको जानने का प्रयास करेंगे। आइए दोस्तों, अब हम समझने का प्रयास करते हैं पर्वतीय मृदा को। ठीक है, अब इससे हम देखते हैं कौन कौन से प्रश्न उभर कर सामने आते हैं। पर्वतीय मृदा को माउंटेन सॉइल भी कहा जाता है। तो ध्यान से सुनिएगा, इस मिट्टी के बारे में थोड़ा सा एक लाइन ये समझ लीजिए कि ये मिट्टी, चूंकि ये दोनों मिट्टी हिमालय इलाकों में पाया जाता है। वन मृदा आपने देख लिया हिमालय के 3000 मीटर से 3100 मीटर के बीच वन मृदा का विस्तार पाया जाता है। लेकिन संपूर्ण हिमालय क्षेत्र में जो हिमालय का पर्वतीय इलाका है उसमें पर्वतीय मृदा का विस्तार पाया जाता है। अब आप अगर रीजनिंग पढ़ रहे हैं तो उसमें समझ रहे होंगे कि 3000 मीटर से 3100 मीटर के बीच वन मृदा है। संपूर्ण हिमालय ये इलाका जो है उसमें पर्वतीय मृदा का विस्तार पाया जाता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि वन मृदा पर्वतीय मृदा है कि नहीं, तो क्लियर हो जा रहा है, क्योंकि पूरे हिस्से में पर्वतीय मृदा पाया जाता है और यह भी एक प्रकार का पर्वतीय मृदा ही है। लेकिन परीक्षा के दृष्टिकोण से वन मृदा से जो प्रश्न उभर कर सामने आते हैं उसको भी हमने समझाने का प्रयास किया। अब ये समझते हैं पर्वतीय मृदा कैसे बनता है या क्या है, इससे कौन कौन से प्रश्न बनते हैं ये देखते हैं। पहली बात हमको ये समझना है कि पूरे जो हिमालयी इलाका है, भारत का हिमालय का पर्वतीय इलाका एक जैसा नहीं है। उसमें जो है कि भू आकृतिक, भूवैज्ञानिक, वानस्पतिक और जलवायु की विविधता और जटिलता के कारण हर जगह एक प्रकार की मिट्टी का विस्तार नहीं पाया जाता है। तो कितनी चीजें आपसे ऑप्शन में पूछ देगा कि पर्वतीय मृदा में जो विभिन्नता पाई जाती है या एकता नहीं पाई जाती, उसके कौन कौन से कारण हैं। तो इस तरह अब आप बताएंगे जैसे उत्पत्ति का कारण, ये आप यहां पे एक टॉपिक बना लीजिए, उत्पत्ति का कारण अगर पूछ दे तो इसमें क्या क्या आपको बताना है। अभी हमने क्या कहा, भू आकृतिक, भू वैज्ञानिक, इसको क्लियर अभी और आगे करेंगे। भू आकृतिक, भू वैज्ञानिक और क्या है, वानस्पतिक और जलवायु की विविधता और जटिलता, ये कारण है पर्वतीय मृदा के निर्माण के। अब हम एक एक करके समझते हैं। भू आकृतिक, पर्वत में क्या है, कहीं पे ऊंचा जगह होता है, कहीं नीचा होता है, कहीं ढलान होता है, कहीं घाटी होती है। क्लियर, पर्वत तो इसी तरह का होता है, ये मान लीजिए पर्वत है, ठीक है। तो कहीं पे क्या है, ऊंचाई है, ऊंचा भाग है, कहीं पे ये ढलान है, कहीं पे ये घाटी है। तो जाहिर सी बात है भू आकृतिक आप देख पा रहे हैं, भू आकृतिक, भू वैज्ञानिक। आकृतिक क्लियर हो गया, भू वैज्ञानिक भी है कि एक जगह एक आकृति नहीं है पवनों की। जैसे आप समतल मैदान देखते हैं, इस पर उम्मीद है कि एक जगह जो मिट्टी पाई जाएगी वो इस एरिया में एक ही प्रकार की मिट्टी पाई जाएगी, क्लियर। लेकिन वो चीजें दूसरी बात या उसका विपरीत होता है पर्वतीय इलाकों में, ठीक है। और क्या होता है, जलवायु।
जलवायु में भी विभिन्नता पाई जाती है। ऊपर आप जाइए, जो प्रेशर है वो कम हो जाता है वायु का। नीचे आप आइए, धरातल की ओर आइए, तो प्रेशर बढ़ता जाता है। ये चीज होता है कि हर तरह से इसमें विभिन्नताएं पाई जाती है। जब इतने अंतर हो इनकी स्थिति में, तो भाई कैसे संभव है कि इनकी मिट्टी एक तरह की होगी? तो इन्हीं विभिन्नताओं को चूंकि अलग अलग है, इनको क्या नाम दिया जाए? तो सम्मिलित रूप से इनको नाम दे दिया जाता है पर्वतीय मृदा, जिसमें रंग, आकार, गुण, दोष सब अलग अलग होता है। कहीं पे किसी फसल का उत्पादन हो रहा है तो कहीं पे किस फसल का उत्पादन होता है। कहीं पे चाय की खेती हो जाएगी तो कहीं पे चावल की खेती हो पाएगी। अब जहां चावल की खेती होती है तो वहां आप चाय की खेती नहीं कर सकते। अब यहाँ चाहेगा आदमी कि हम चाय की खेती करें, मुश्किल हो जाएगा। अब यहाँ चाहेगा कि हम चावल की खेती करें, मुश्किल हो जाएगा। यहाँ चाहेगा कि हम कुछ और की खेती करें, संभव। अब हम एक एक करके समझने का प्रयास करते हैं। तो क्लियर हो गया कि पर्वतीय मृदा की उत्पत्ति का क्या कारण है। एक दो बार सिर्फ आप पाइए। भू आकृति आप जैसे भी माइंड में भी रख सकते हैं कि इनकी आकृति एक समान नहीं होती है। भू वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी यहाँ पे अंतर पाया जाता है। वनस्पति, इस पे हर जगह की वनस्पति नहीं पाई जाती। अभी जैसे इसे जस्ट पहले वन मृदा आपने पढ़ा, वन मृदा में क्या देखा, वहां पे वनस्पति पाया जाता है, वन पाया जाता है, इसलिए उस हिस्से में पाए जाने वाले मृदा को हम वन मृदा के नाम से जानते हैं। कहीं पे होता वन है, कहीं पे वन नहीं है, कहीं पे बर्फ पाया जाएगा, ठीक है। कहीं पे जो है कि मृदा होगा लेकिन पतली परत होगी, कहीं पे उसकी परत मोटी हो जाएगी। तो ये सब चीजें पाई जाती है। और जलवायु का भी अंतर होता है। इन सारी परिस्थितियों के कारण पर्वतीय, जो हिमालय का पर्वतीय इलाका है, उसमें एक प्रकार की मिट्टी हर जगह नहीं पाई जाएगी। ये माइंड में आपका सेट हो जाना चाहिए। क्लियर है? या क्लियर हो गया? अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब ये हो गया दोस्तों समझ लेने के बाद। अब हम समझते हैं कि ये विस्तार कहां कहां पाया जाता है। ये तो हो गया उत्पत्ति का कारण। अब हम जानते हैं कि इस मिट्टी का विस्तार कहां पे है। प्रश्न पूछ सकता है कि भैया बताओ कि पर्वतीय मृदा भारत में कहां पर पाई जाती है। तो आपका जवाब क्या होगा? हिमालय के पर्वतीय इलाकों में इसका विस्तार पाया जाता है। हिमालय के पर्वतीय क्षेत्रों में, आप चाहे पर्वतीय क्षेत्रों बोल दीजिए या पर्वतीय इलाकों में बोल दीजिए, सेम चल जाएगा। यहां तक आई होप कि आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब हम समझते हैं, समझने का प्रयास करते हैं पर्वतीय मृदा को। ध्यान से देखना है। अब हम पर्वतीय मृदा पे थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। देखते हैं दोस्तों कि इसको हम किस नाम से जानेंगे, क्योंकि इतनी विभिन्नताएं पाई जाती है तो इसको नाम तो दिया जाएगा। चलो एक तो आपने दे दिया कि पर्वतीय मृदा है, लेकिन कुछ और भी बातें इससे जानना है कि भैया सिर्फ पर्वतीय मृदा कहने से नाम नहीं चलेगा। अब आदमी कह देने से सारा आदमी एक तो नहीं हो जाएगा। कोई लंबा होगा, कोई नाटा होगा, कोई मोटा होगा, कोई पतला होगा, कोई ध्रुवीय इलाका वाला होगा, कोई जो है कि इधर ठंडे इलाका वाला होगा। तो उसी तरह इस मृदा में भी अंतर पाया जाता है। अब हम देखते हैं कि पर्वतीय मृदा को हम जानते हैं कि वो कैसे कैसे पाया जाता है। अब तो एक जानते हैं कि ऊपरी भाग में जाने का प्रयास करते हैं, ऊपरी भाग। दूसरा हम जानते हैं निचला ढाल और नदी घाटियों में। इसको दो रूपों में हम जानने का प्रयास करते हैं। एकदम ध्यान से देखिएगा, आपका बहुत सा कंफ्यूजन दूर होने वाला है। पर्वतीय भाग, पर्वत का ऊपरी हिस्सा, और उसके बाद ढलान वाला हिस्सा, फिर निचला ढलान, फिर घाटी। अभी इनको इस रूप में देखते हैं। ऊपरी भाग में जो मृदा पाई जाती है और निचले भाग में जो मृदा पाई जाती है, इसमें अंतर होता है। अब जैसे ऊपरी भाग में जो मृदा पाई जाएगी वो पथरीली होगी। कैसी होगी? पथरीली होगी। निचले ढलान, ये समझ लीजिए इसको इस तरह, ये पर्वत हो गया, ये ऊपरी भाग हो गया। तो यहां पे क्या होगा भैया? पथरीली मृदा। सारा मृदा का जो भी अंश है, मृदा के जो कण है वो तो नीचे आ जाता है, ढलान के साथ नीचे आ जाता है, ठीक है। ऊपर जो बचेगा वो कंकड़ ही तो बचेगा।
कंकड़ीले मिट्टी बच जाएगा। तो स्पष्ट हो गया कि ऊपरी भाग में पथरीली मृदा क्यों पाई जाती है। पत्थर उसमें जो है मोटे मोटे कण पाए जाते हैं, कंकड़ पाए जाते हैं, पत्थर पाए जाते हैं। वहीं नीचे जो है कि निचले ढलान में या नदी घाटियों में, यह निचला ढलान जो है या फिर कहें यह नदी घाटियों में, उसमें पाया जाता है, जो मिट्टी पाया जाता है वो जलोढ़ मृदा के समान। यहां ये बहुत महत्वपूर्ण अंतर है। अब ये आप कंफ्यूज मत होइए, यहां हमने लिख दिया है जलोढ़ मृदा के समान और ऊपर पाया जाता है पथरीली मृदा। यहां कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए और भी कंफ्यूजन दूर होने वाला है। ऊपर कैसा हो गया पथरीली, क्योंकि वहां पे कंकड़ पत्थर ज्यादा पाया जाता है। जब ये धार के सहारे, ढलान के सहारे नीचे उतर गए मिट्टी के महत्वपूर्ण कण। तो अब बताइए आप, इस मिट्टी में और इस मिट्टी में अंतर क्या क्या होता है। जो ऊपर है उसकी मोटाई क्या होगी, नीचे जो है उसकी मोटाई क्या होगी। तो बहुत ज्यादा माथापच्ची नहीं करना है। मोटाई को अगर बात करें, जो सबसे ऊपर है उसकी मोटाई बहुत कम होगी, बहुत पतली मृदा वो पाई जाएगी। क्लियर है। और उसके मुकाबले इस हिस्से में जो मृदा है, जो मिट्टी है, उसकी मोटाई ज्यादा होगी। तो क्लियर हो गया। पतली परत, इसकी परत कैसी हो जाती है दोस्तों, पतली परत। और इस हिस्से में जो जलोढ़ नीचे हो गई, नीचे ढलान में और नदी घाटियों में अपेक्षाकृत मोटी परत पाई जाती है। अपेक्षाकृत मोटी परत पाई जाती है। यहां कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आइए समझते हैं कि जब ऊपरी भाग में तो पतली परत हो गई, निचले भाग में हो गई, तो आप कहेंगे इस वाले हिस्से में फिर क्या होता है। इस वाले हिस्से में मृदा का अभाव पाया जाता है। ठीक है। जो पूरा ढलान है, अब वहां पे मिट्टी कैसे पाया जाएगा। ऊपर तो चलो रुक गया, कुछ हिस्सा रुक गया, तो मान लीजिए जब ढलान है तो वहां तो भैया सब नीचे आ जाएगा, ढलान के सहारे वो नीचे आ जाएगा। जब नीचे आ जाएगा तो बचेगा कुछ नहीं। तो इस हिस्सा में मृदा का अभाव पाया जाता है। ठीक है। तो बीच वाला हिस्सा की हम बात नहीं करते, ऊपर और नीचे की बात हो रही है। निचला ढलान, ये जो नीचे वाला हिस्सा आप देख पा रहे हैं, ये इस ढलान में क्योंकि यहाँ पे ढाल कम हो जाता है तो वहां पे मृदा बचता है। अब देखिए इन दोनों में और अंतर कि ऊपरी वाला भाग जो है, ये पथरीली वाला एरिया, यहां पे कृषि नहीं होती है क्योंकि पत्थर है, उतना ऊंचा कौन करेगा भाई। हिमालय की ऊंचाई आप देखिए, अब कोई कहेगा कि हमको माउंट एवरेस्ट पे खेती करना पॉसिबल है, नहीं है। अब K2 देखिए, जैसे भारत में हिमालय का सबसे ऊंचा क्या है, K2 है, कार्डविन ऑस्टिन जिसे कहते हैं। वहां भी खेती होगा, नहीं होगा, नीचे हो सकता है। तो वही है, इस वाले हिस्से में निचले ढलान और नदी घाटियों में खेती होती है। अब इसको हम दो भागों में बांटेंगे। क्लियर। निचले ढलान में और एक हो गया नदी घाटियों में। निचला ढलान और नदी घाटी में खेती का तरीका अलग अलग है। अब चूंकि यह ढाल वाला एरिया है, यहां पे दो भागों में आप बांट सकते हैं। ढाल वाला एरिया है, उसमें कैसा खेती होगा भैया, उसमें होती है बागानी कृषि। कैसा हो जाता है, बागानी कृषि होगा यहां पे। और नीचे वाला हिस्सा में जो है कि फसल की खेती होती है, खासकर धान की खेती होती है, धान कहें या चावल की खेती होती है। क्योंकि इस वाले हिस्से में जलोढ़ मिट्टी की जैसा यहां पे गुण पाया जाता है, इसलिए नदी घाटियों में, कंफ्यूज मत होइए, ये बागानी कृषि होती है निचले ढलान वाले एरिया में, ऊंचे हिस्सा में। और नदी घाटियों में वो धान या चावल की कृषि होती है। अब बागानी कृषि जो होती है उसमें किसकी खेती होती है, तो मुख्य रूप से जान लीजिए इस बागानी कृषि में वो फल की खेती होती है, फल की खेती होती है। और दूसरी बात, और एक चीज कॉमन सी बात है, ये जान लेना है कि इस पूरे हिस्से में जो है कि आलू की खेती होती है, आलू की खेती। अब देखिए फिर से कंफ्यूज मत होइए, यहां पे फिर से हम रिपीट कर रहे हैं।
पर्वतीय मृदा को हम दो रूप में जानने का प्रयास करते हैं या दो तरीके से हम जानने का प्रयास करते हैं, एक ऊपरी भाग में, एक नीचे वाला ढलान और घाटी वाला एरिया। आप चाहे तो इनको तीन हिस्सा कह सकते हैं, एक तो ऊपरी भाग, निचला ढलान और नदी घाटी। क्लियर? तो ऊपरी भाग में जो मृदा होती है वो पथरीली होती है, निचला भाग या निचला ढलान या फिर कहें नदी घाटी में जो मृदा होती है वो जलोढ़ मिट्टी के समान होती है। तो जलोढ़ मिट्टी का इसमें गुण पाया जाता है। तो ऊपरी भाग में चूंकि पथरीली होती है, ऊंचाई होती है, तो वहां पे उसकी जो पतली, उसकी परत जो होती है, मोटाई जो होती है बहुत पतली होती है, उसके मुकाबले इस एरिया में जो है वो मोटाई ज्यादा होती है। ऊपरी भाग पतली परत हो गई, वहां खेल खत्म, वहां खेती नहीं के बराबर होती है, अगर होती भी है तो उसे हम अपवाद ले लेंगे। ठीक है, बहुत ज्यादा अंदर जाने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ आते हैं निचले ढलान और नदी घाटियों में। अब हम इनको भूल जाते हैं, निचला ढलान और नदी घाटियों में आते हैं। इनकी मिट्टी कैसी है? जलोढ़ मिट्टी के समान, लेकिन खेती अलग अलग होती है। जो निचला ढलान है वहां पर खेती होती है बागानी खेती, और बागानी खेती में खासकर फल की खेती होती है, फल का उत्पादन होता है। वहीं नदी घाटियों में चावल की खेती मुख्य रूप से होती है, और आलू की खेती इन पूरे एरिया में होती है। जो भी पर्वतीय इलाका है, अगर आपसे पूछ दे कि पर्वतीय मृदा में मुख्य रूप से किसकी खेती होती है, आप क्या बताएंगे? पर्वतीय इलाका में मुख्य रूप से आलू की खेती होती है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन सिर्फ यहीं से काम नहीं चलेगा, ये चावल, आलू, फल, इतना इसका तो उत्पादन होता ही होता है। इसके अलावा जैसे आपने वन मृदा में देखा था कि वन मृदा में किसका किसका खेती होता है, वो चीजें यहां भी होती है। चाय, कहवा, गेहूं इत्यादि फसलों की भी इसमें खेती होती है। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं, लिखना चाहें लिख सकते हैं। और हमें उम्मीद है कि अगर आपको याद नहीं भी हुआ होगा, एक से दो बार अगर आप वीडियो को देख लेंगे तो पूरी तरह याद हो जाएगा। और हमें तो विश्वास है कि आपको कहानी की तरह समझ में आ गया होगा। अब आप इनको चाहें लिखना चाहें लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं। अब हम मैप के थ्रू समझेंगे। ठीक है, आइए दोस्तों, अब हम मैप के थ्रू समझते हैं कि पर्वतीय मृदा कहां पाया जाता है। क्योंकि हर मिट्टी में आप देख पा रहे हैं कि हम मैप के थ्रू समझा रहे हैं। आप एक बार अगर सबको समझने का प्रयास कीजिएगा तो फंस जाइएगा। अगर आप एक एक मिट्टी को मैप के थ्रू समझते हैं तो ज्यादा देर तक याद रहता है। अब ये देखिए, ये भारत हो गया का जो है कि उत्तरी और उत्तर पूर्वी हिस्सा है, वो इस मैप में आप देख पा रहे हैं। क्योंकि हमको सिर्फ वन और पर्वतीय मृदा को ही इसमें हमें समझाना है। अब ये देखिए इस मिट्टी का विस्तार कहां कहां पाया जाता है। ये हिस्सा जो आप देख पा रहे हैं, ये हिस्सा, ये हो गया पर्वतीय मृदा का हिस्सा। ये हिस्सा हो गया। अब सिर्फ मैप हम बना रहे हैं, इसमें पर्वतीय, ये जो हमने कर दिया कलर एक तरह से, ये पर्वतीय या वन मृदा। अब हम इनको सम्मिलित रूप से जानेंगे, पर्वतीय मृदा या वन मृदा, दोनों में कोई बोलेंगे चलेगा। अगर आपसे पूछा जाए, ये मैप होगा, मैप से आप समझा सकते हैं, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि वह कौन कौन सा राज्य है, या ऑप्शन में दे दे कि वन मृदा का विस्तार निम्नलिखित में से किन राज्यों में है, या फिर आपसे कह दिया जाए, एक बहुत ही महत्वपूर्ण आता है कि केंद्र शासित प्रदेश, किस केंद्र शासित प्रदेश में पर्वतीय मृदा का विस्तार पाया जाता है। तो पहले हम राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को देख लेते हैं कि कौन कौन सा राज्य आता है। जैसे सबसे ऊपर कौन सा है भैया? लद्दाख। इधर कौन सा है? जम्मू एंड कश्मीर। यहां पे कौन सा है? हिमाचल प्रदेश। उसके नीचे आते हैं कौन सा है? उत्तराखंड। यहां पे क्या आ जाता है? यूपी। फिर क्या आ जाता है? बिहार। ये क्या आ जाता है यहां पे? सिक्किम। और यहां पे ये कौन सा राज्य आ गया? अरुणाचल प्रदेश।
ये हो गया प्रमुख जो है कि राज्य या केंद्र शासित प्रदेश जहां पे वन और पर्वतीय मृदा का विस्तार पाया जाता है। तो आराम से अगर मैप आपको भारत का याद है तो इसमें दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं, आपके माइंड में आ जाएगा। सिर्फ आपको ये याद रखना है, ये जो मैप है उसको राज्य आराम से याद हो जाएगा। अब अगर आपसे पूछा जाए, अभी जैसे हमने कुछ देर पहले ही बताया कि कौन से केंद्र शासित प्रदेश में वन एवं पर्वतीय मृदा का विस्तार पाया जाता है, तो आप देख पा रहे हैं कि दो केंद्र शासित प्रदेश यहाँ है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, जिसमें वन एवं पर्वतीय मृदा का विस्तार पाया जाता है। तो आई होप कि आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा वन और पर्वतीय मृदा का। अब कुछ और मृदा का प्रकार है, देखते हैं कि उसमें कौन कौन से प्रश्न उभर कर आते हैं, उसको हम देखने का प्रयास करते हैं। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आपको बिल्कुल पसंद आया होगा। अगर दोस्तों पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, कि हम चाहते हैं जितना जल्दी से जल्दी, मेरे पास जैसे टाइम मिलता है हम उतनी जल्दी कोशिश करें वीडियो शूट करें, अपलोड करें, क्योंकि जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं दोस्तों, ड्यूटी भी है, उनको भी निभाना है, रेस्ट में हम ये सारा काम करते हैं। ठीक है, इसी के साथ थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।